गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक का हम लोग समग्र अध्ययन कर रहे थे। इसमें आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इसमें आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। यानी इससे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर क्लाइमेट लॉ का जो पर्यावरण था, और आर्ट एंड कल्चर तथा साइंस एंड टेक के वीडियो बन चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत का संवैधानिक विकास सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में यही देखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत क्या है, भारत में संविधान है, संविधान ही सब कुछ है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन बैठे सब लोग और कॉपी कलम लेकर बैठ गए और लिख दिए कि भाई ऐसे ऐसा करना है। नहीं, यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। और जिसके बाद जो आज भारत का जो मूल संविधान है, जिसका निर्माण या हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, वह तैयार हुआ। और अभी भी इसमें रह कर संशोधन होते ही रहते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो 1892 की बात है कि अब वे लोग बहस कर सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी बाई कैमरल बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये सब क्या थे? तो ये भारत का जो संविधान है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बना। भारत का संविधान शुरू होता है कब? हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन इंग्लैंड ने भारत में हर एक काम लिख कर किए ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ी न हो। सबसे पहली बात है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआत ही होता है उसको यह है अधिकार पत्र के साथ, यानी कि वह भी 1600 ईस्वी की बात है, लिखित रूप में हुआ था। उस समय वहाँ के महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ नहीं, विक्टोरिया थी। विक्टोरिया नहीं, एलिजाबेथ ही थी, ठीक बात है। एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्हीं के द्वारा ये एक कंपनी का गठन किया गया था। यानी कंपनी का गठन तो बोर्ड किया होगा, संसद किया होगा, लेकिन उन पर उनका मुहर था। और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इंग्लैंड के पूरब के जो क्षेत्र थे उससे व्यापार करने की छूट 20 सालों तक प्रदान की गई थी। धीरे धीरे उसी कंपनी का विकास होता गया और धीरे धीरे हर 20 साल पर आप देखिएगा अधिनियम, एक्ट पारित होते गए। अंततः 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद कंपनी पूर्णतः कंपनी समाप्त हो गया। कंपनी तो 1833 में ही समाप्त हुआ था, लेकिन कंपनी जो प्रशासनिक रूप से बची हुई थी वह भी 1857 की क्रांति के बाद समाप्त कर दी जाएगी। और भारत का नियंत्रण डायरेक्ट इंग्लैंड के महारानी के हाथ में चला आएगा। और उसके बाद 1857 से 1947 तक भारत इंग्लैंड का एक राज्य कहेंगे। और 1947 के बाद 3 साल भारत डोमिनियन स्टेट रहा, यानी उपनिवेश, जैसे ऑस्ट्रेलिया है इंग्लैंड का डोमिनियन स्टेट, उस तरह से 3 साल। 1950 में भारत के द्वारा क्या हुआ? तो अपना संविधान लिख लिया गया। वह जब 26 जनवरी को लागू हो जाता है, उस दिन से भारत का क्या होता है? भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। तो पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 2 भागों में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, फिर सुधार करके पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। और कंपनी का व्यापार 1813 में क्या हुआ था? कंपनी का व्यापार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन कंपनी को चाय और चीनी यानी चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार था, लेकिन 1833 से वह भी अधिकार छीन लिया गया। चार्टर एक्ट 1853 कंपनी के लिए जारी किया गया अंतिम एक्ट था। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 जब ब्रिटिश क्राउन के अंदर भारत चला जाएगा।
भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, 1909 वाला को क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो, 1919 वाले मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 भारत शासन अधिनियम। जितने भी संविधान लिखे गए हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पॉइंट, सब के सब इसी से कॉपी कर लिए गए हैं हूबहू। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लंदन में पास होगा और भारत आज़ादी, हम लोग भारत क्या करेंगे तो आज़ादी मनाएंगे। केंद्र में द्वंद्व शासन व्यवस्था यानी डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, केंद्र की बात है तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन आता है राज्यों में तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था। उसमें क्या था कि ग्रुप बनाए जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और इनसे राज्य होते और उन लोगों राज्यों की इच्छा थी कि वे 10 साल तक रहेंगे, फिर चाहते तो वे लोग अपना ग्रुप बदल सकते थे। और सारे राज्यों की स्थिति कैसी होती संविधान के हिसाब से, तो कश्मीर जैसे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा, याद कर लीजिए। और भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाना था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य का। और वह निर्वाचन कैसे होता, डायरेक्ट नहीं, जो चुने हुए लोग थे वही चुन दिए बस, और जहाँ राजा थे वे लोग मनोनीत कर दिए, अपना आदमी भेज दिए। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार जिसका गठन 1946 में हुआ था उसके सदस्य हैं और यह विभाग, तो जवाहरलाल नेहरू यह प्रमुख थे। राष्ट्रमंडल संबंध और विशेष मामले इनके अंतर्गत था। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह 2 नंबर उस समय भी थे, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं उस समय क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम इनके अंतर्गत श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान तो इनके अंदर में वित्त विभाग। सी राजगोपालाचारी यह शिक्षा और कला मंत्री थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, लेकिन दुख की बात है कि इसमें कोई भी इंडियन न था, सब के सब गोरे लोग थे, इसी कारण इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कमेंट कीजिएगा। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, 9 सितंबर। यहाँ देखिए 9 दिसंबर की पहली बैठक, उसमें क्या होगा, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होगा। उनका नाम, वो बिहार से थे। अब आगे आप बताइएगा। उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या होगा, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जो बाद में उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनेगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। कितने, 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की बात है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सर BN राव थे। सर BN राव थे। और भारत की संविधान सभा ने
वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और पूर्णतः कब लागू हुआ? पूर्ण रूपेण तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का आरंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। यह संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा रिव्यू था, यानी संक्षेप में हम लोग इतना समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को यहाँ देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी भारतीय संविधान किसके द्वारा लागू हुआ? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया था? एडॉप्ट तो 26 जनवरी 1950 को ही। कब की बात है? तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख कौन थे? तो हर कोई जानता है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या नाम इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कुछ प्रमुख समितियां हैं एवं उनके अध्यक्ष के बारे में दिया है, तो देखिए संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति तो अध्यक्ष जी कराएंगे यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी माव लंकर। क्या नाम था? जीवी माव लंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ देखिए एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा थे, लेकिन बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव शामिल हो गए। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान। तो डी.पी. खेतान बाद में किनके स्थान पर? तो इन डी.पी. खेतान के स्थान पर बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल हुए थे, यानी वो सदस्य के रूप में नामित किए गए थे। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 की बात है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। पहले तो आए थे पश्चिम बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से, लेकिन वह तो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तब उनको फिर से एक नया सेक्टर चुनना पड़ा था, तब वो बॉम्बे से आए थे और वह भी किसी दूसरे के स्थान पर, यानी कोई सीट छोड़ दिया तब वो चुना कर आए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में यानी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। किस किस में? तो हिंदी और अंग्रेजी में है।
और आगे देखिए, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, यानी संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और वे कहाँ कहाँ से उधार लिए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि संविधान क्या है, तो उधार का थैला है। तो देखते हैं इस थैले में कहाँ कहाँ से सामान लाकर रख दिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। और यह मौलिक कर्तव्य जो शुरू में संविधान का निर्माण हुआ था उस समय न था, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एंट्री इसकी की गई थी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से की गई। कहाँ से? तो आयरलैंड से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो देखिए, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी संविधान भी इसी तरह से एक लोगों के द्वारा मिलकर लिखा गया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन का प्रावधान तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा के साथ है, कनाडा से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो वह ऑस्ट्रेलिया से है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी ऐसा लॉ में लिख दिया गया उसी तरह का कानून होगा, तो वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह जापान से है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो वह ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। विभिन्न देशों के संविधानों के से लिए गए कुछ प्रावधान हैं, देख लेते हैं। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन? तो प्रस्तावना के शब्द यानी हम भारत के लोग, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद तथा यथोचित विधि प्रक्रिया। यह सब कहाँ से लिया गया है? ये सब के सब यूएसए यानी अमेरिका से। फंडामेंटल राइट भी अमेरिका से है। ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन का बहुत अधिक प्रभाव है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय यानी जिसको अधिक वोट आएगा वह जीत जाएगा, विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन के से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ यानी केंद्र का पलड़ा भारी कर दिया, कहाँ? कनाडा के अनुसार से। केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो यह कहाँ लिखा हुआ है सब? तो कनाडा के संविधान से उधार है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी कनाडा के सरकार संविधान से है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं, ये सब कनाडा के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
तो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो कहाँ से, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। आयरलैंड से, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, यह सब रूस के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। अब बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि बताइए कि यह किस भाग में है, तो यहाँ देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद यानी आर्टिकल। यह भाग है, यह विषय है और इधर आर्टिकल मिलेगा। तो भाग 1 में क्या है, तो यह रोमन में लिखा गया है, देखिए इस तरह से 1 होगा। यह भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल इसी संबंध है 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 यानी भाग 2 मतलब इस तरह का भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप और संबंधित आर्टिकल 5 से 11 नंबर तक है। भाग 3 यानी मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये तो याद होना चाहिए। भाग यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, यह भाग 4 में है, वर्णित है और आर्टिकल संबंधित है इसे 36 से लेकर 51 तक। और मूल कर्तव्य भाग 4 के क में या भाग 4 का ए 4A, क्यों, क्योंकि यह संविधान में पहले से नहीं था, 1976 में इसको जो ऐड कर दिया गया, तो यह भाग 4 का ए हो गया। यह मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आर्टिकल इससे संबंधित है 51 क या 51A से लेकर आगे तक। मतलब कितना है, तो 11 है। भाग 5 में क्या है, संघ यानी द यूनियन, और यह 52 नंबर आर्टिकल से लेकर 151 नंबर आर्टिकल इससे संबंधित रखते हैं। राज्य द स्टेट्स, यह 152 से लेकर 237 तक का संबंध राज्य से है। भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान संशोधन यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 तथा अनुसूची द्वारा निर्सित, मतलब कि इसको हटा दिया गया, अब इस तरह के राज्य न है। और आगे देखिए भाग 8, इसमें केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है, जिसका वर्णन 239 से लेकर 242 नंबर आर्टिकल तक है। पंचायत के बारे में भाग 9 में पंचायत हैं और इनके बारे में ब्यौरा 243 से लेकर 243(9) तक आर्टिकल तक है। और नगर पालिकाएँ यानी द म्यूनिसिपैलिटीज, तो यह भाग 9 के क में है या 9A में है, और यह 243 के त से लेकर 243 यह 6 तक इससे संबंध आर्टिकल है। और सहकारी समितियाँ, यह भी भाग 9 के बी यानी भाग 9 के ख में है, और यह 243 के य ज से लेकर 243 के य 9 तक इनके बारे में ब्यौरा है। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, भाग 10। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में आपको द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में दिया गया है और आर्टिकल संबंध रखते हैं 244 एंड 244 का। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध यानी रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, भाग 11 आर्टिकल नंबर 245 से 263 तक। और भाग 12 में क्या है, पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद यानी फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, और यह 264 से लेकर 300A तक इसके बारे में दिया गया है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में, और आर्टिकल समझ रखते हैं 301 से लेकर 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और कहाँ है, तो 308 से लेकर 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी में आपको क्या आएगा, बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे। भाग 14 के ए में है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स,
और संबंध है भाग 323 के क से लेकर 323 के ख तक। निर्वाचन यानी इलेक्शन भाग 15 में है और यह 324 से लेकर 329 क तक इनका ब्यौरा है। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। 330 से लेकर 342 के इसका आर्टिकल इसे संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। और निर्वाचन, तो निर्वाचन के यानी इलेक्शन के बारे में कहा है तो भाग 15 में है और इसका वर्णन 324 से लेकर 329 के क नंबर आर्टिकल तक है। भाग 16 में क्या था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 नंबर आर्टिकल तक है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यह भाग 17 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज। यह 343 से लेकर 351 नंबर आर्टिकल तक है। आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन, यह भाग 18 में इसके बारे में वर्णन है और आर्टिकल इससे संबंध रखते हैं 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध है। प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस एक्स्ट्रा, यह भाग 19 में है और संबंध आर्टिकल 361 से लेकर 367। भाग 20 एमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का संशोधन 368 में है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392 तक है, बहुत बड़ा है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम आरंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण, ये सब 393 से लेकर 395 नंबर आर्टिकल तक है। भारत के संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, 8, अब कितनी है, 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। कौन, तो प्रथम अनुसूची की बात है, इसमें राज्य का नाम और उसके क्षेत्र का विवरण। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 की बात है। इसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ दिया गया था और इसमें विकास के नाम पर जितने भी सारे भी मुद्दे होते थे उसको इसमें डाल दिया जाता था, जिस पर कोर्ट रिव्यू न कर सकती थी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो वह है 5वीं में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो यह 7वीं अनुसूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो यह 9वीं अनुसूची की बात है। 9वीं अनुसूची में क्या डाल दिया गया, तो जमीन को। और आगे देखते हैं, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसमें क्या है, इसमें 22 भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी न है। अब आगे देखिए, अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण है। इसमें क्या क्या है, यहाँ एक तरफ आपको अनुसूची का नाम, अनुसूची मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर उसके विषय और यहाँ संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए, पहली अनुसूची, इसमें क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसकी सीमाएं हैं। और अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक इसमें पहली अनुसूची के क्षेत्र आएंगे, यानी विषय, तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र एवं के नाम एवं उनकी इलाका बाउंड्री। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति,
उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। किसमें? तो दूसरी में सबके वेतन एवं भत्ते शामिल हैं। ये सब हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 59 का 3 किससे? तो राष्ट्रपति से संबंध रखता है। इसी तरह से सब आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। 148 CAG का संबंध है कैग से, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंध रखता है। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, ओथ तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। किसमें? तीसरा में। और इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का नाम न मिलेगा। और इसमें संघ राज्य के मंत्री यानी प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 75 में है। राज्य का संबंध 84 में आगे बढ़ने पर मिलेगा। और ये सब संबंध इस क्या है? तो इसमें न्यायाधीश और आदि सबका नाम चला आता है। तो इसमें क्या करेंगे? तो वो शपथ लेंगे। चौथी अनुसूची, यह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। इसमें चौथी में अनुसूची चौथी आर्टिकल नंबर 4 का 1 इसके लिए राज्य के लिए और संघ के लिए 80 का 2 है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े हैं। किसमें? पांचवी में। कौन? तो आर्टिकल नंबर 244 का 1 इसे अटैच है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। कहाँ? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल नंबर 244 का 2 और 275 का 1 इससे संबंध रखता है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है, जो आर्टिकल नंबर 246 में पढ़ने को मिलेगा। आठवीं अनुसूची, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जिनका वर्णन 344 से लेकर 351 में है। नौवीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियमन आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया था और आर्टिकल नंबर 31 ख में रखा गया है। 10वीं अनुसूची, यह दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता यानी अयोग्यता से संबंधित उपबंध है, जो आर्टिकल नंबर 102 केंद्र के लिए यानी MP और राज्यसभा सदस्य तथा 191 राज्य के विधान परिषद और विधानसभाओं के सदस्यों के लिए है। 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं इसमें, जो आर्टिकल नंबर 243 का संबंध इसी से है। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो न्यायपालिकाओं की शक्ति व उत्तरदायित्व यानी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का है, जो 243 के ब से शुरू होता है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत अर्थात इंडिया, या इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक, क्योंकि भारत की शासन प्रणाली कैसी है? तो संसदीय है। यह अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद इसलिए भारत अर्थात इंडिया, लेकिन अगर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद होता तो क्या कहते हम लोग? तो हम लोग क्या करते? अगर हिंदी वाले करते इसको, तो ये हिंदी में पढ़ने के लिए किया गया है। अंग्रेजी में कैसे है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या है? भारत है। इंडिया का मतलब भारत समझेंगे, और हिंदी में लिख दिया भारत मतलब इंडिया, समझिए। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा? विधायिका का किस पर? तो कार्यपालिका पर नियंत्रण है। कार्यपालिका मतलब क्या? सरकार। सरकार मतलब प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। विधायिका मतलब क्या? पूरा संसद भवन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यक्षात्मक तो एकल कार्यपालिका, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो न्यायिक समीक्षा, यानी भारत में यहाँ के कोर्ट के पास पावर है कि वह न्यायिक समीक्षा कर सकता है सरकार के काम का भी, यानी संसद पास कर देगा उसको भी यह 0 कर देगा, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा न हो सकता है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है?
केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, क्योंकि केंद्र और राज्य सबको अलग अलग काम दिए गए हैं। यह भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या है भारत में? स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, संप्रभुता, यानी भारत के लोग, ये भारत क्या है तो पूरी दुनिया में फ्री है, यह अपना काम अपने मन से करेगा, किसी से पूछकर न करेगा। ये समाजवादी है भारत है, यानी लोगों क्या होता है, यह कल्याणकारी देश है, लोगों के लिए जनहित का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार का नहीं, लोग का हो सकता है। सरकार आम जनमानस की सुरक्षा के लिए इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। लोकतांत्रिक, क्या है भारत? डेमोक्रेटिक देश है। स्वतंत्रता, सारे लोग भारत में फ्री है अपना जीवन यापन और अपने उन्नति के लिए, लेकिन अच्छे कामों से। समानता, सरकार के नज़र में, सरकार के कानून के नज़र में सब लोग बराबर हैं। भातृत्व, सरकार का लक्ष्य है कि आपस में भाईचारा बढ़े। और नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? नीति निर्देशक तो यानी डीपीएसपी व फंडामेंटल राइट को संविधान की आत्मा तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? तो 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 की बात है। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो संविधान बना था उस समय उसको लिखने वाले वकील ही लोग थे। भारतीय संविधान अधिक कठोर है तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का, याद कीजिए केसी वियर। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण था? कि संघ और राज्यों का एकल संविधान था, इसलिए यह बड़ा हो गया। भारतीय संविधान क्या है? तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यानी थोड़ा नरम है थोड़ा गर्म है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। किसका? आइवर जेनिंग्स का। इनको कम लग रहा है, अगर इनके हिसाब से बराबर होता तो आज क्या होता समझ सकते हैं। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वह जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, लेकिन यह भी बात किसी ने न माना। भारत का राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल कौन है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 है। और यह लिया कहाँ कैसे गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। एस.आर. बोमई बना भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान क्या है? तो एक परिसंघात्मक संविधान है। आगे देखते हैं। संविधान 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय यानी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ 7 शेड्यूल, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची मतलब क्या? सूची 3 तरह के हैं, एक है कॉन्करेंट स्टेट सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में यह कानून इस पर कौन बनाएगा? तो सेंट्रल बनाएगी। एक होता है स्टेट लिस्ट, इस पर कानून स्टेट बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर पहले से कानून राज्य सरकार बनाए हुए है और अगर इस पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाएगा तो वह
मान्य हो जाएगा। और एक और कुछ लिखा हुआ है कि जो कहीं भी न लिखा जाए वह कहाँ मान लिया जाएगा, तो वह सब का सब केंद्र के अधीन मान लिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। शिक्षा की सूची का विषय है तो समवर्ती सूची का। शिक्षा आरंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संशोधन 1976 इंदिरा गांधी ने द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो राज्य सूची। रेलवे पुलिस किसका विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है, तो राज्य सूची से है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है, तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया क्या है, तो यह समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल है, तो यह भी कंकरन लिस्ट यानी समवर्ती सूची में है। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय है। तो देखते हैं संघ सूची, यह राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के बारे में देख लीजिए, सारे महत्वपूर्ण आपको संघ सूची में मिल जाएंगे, जैसे प्रतिरक्षा डिफेंस, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि को छोड़कर, कृषि तो राज्य का है, जनगणना, डाकघर बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है, तो ये सब यूनियन यानी सेंट्रल लिस्ट के विषय हैं। और राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में लोक व्यवस्था, पुलिस में क्या होगा, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, ये सब क्या है पुलिस में, तो स्टेट लिस्ट। कारागार, जेल, भूमि, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज्य, म्यूनिसिपैलिटी, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा यानी बेटिंग तथा जुआ तो गेमलिंग। तभी तो देखते हैं किसी राज्य में जाइएगा तो वहाँ पर जुआ मिलेगा, जहाँ तहाँ आपको जुए का शॉप मिल जाएगा, वहाँ पर आप जुए का पत्ती खरीद सकते हैं, लेकिन बिहार में ना है, सट्टा नहीं है। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, यह सब राज्य सूची का विषय है। शराब, तभी तो बिहार सरकार ने शराब बंद कर दिया। मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर यानी कैपिटेशन टैक्स, विरासिता की वस्तुओं पर कर आदि, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची, तो दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, न्याय व प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव और जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय यानी प्रेस, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार यानी पैतृक संपत्ति विवाद हो जाए, विधि वृत्ति या चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि, ये सब क्या है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कुछ नोट में देख लीजिए। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, कितने, तो 100। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उद्देशिका। तो उद्देशिका से हम लोग अगली बार मिलेंगे, तब यहाँ से शुरू करेंगे यानी उद्देशिका अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।